अध्याय 351 अध्याय 351 ये जियो और रानी। क्यों ये जियाओ ने पूछताछ की। रानी ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ पता नहीं है। केवल अराजकता का पेड़ ही उत्तर दे सकता है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगी। रानी के तेजी से हाथ हिलाने से दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब ये जियाओ ने खुद को अराजकता के पेड़ के आधे मूल सागर के भीतर एक विशाल कमल के सामने खड़ा पाया। यह अराजकता का कमल था। रानी ने समझाया, यह महज एक मौका नहीं था जिसने आपको दिव्य सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी। हालांकि डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश करना जहां अराजकता का पेड़ स्थित है, कोई दुर्घटना या संयोग नहीं था। अराजकता का पेड़ आपको वहां ले आया। उसने आपको चुना, यह एक कारण से। इसने मुझे किसी चीज के लिए चुना। क्या ये जियाओ बोलना जारी रखने वाला था, लेकिन रानी ने उसे रोक दिया। वह अब शांत नहीं रह सका। उसमें क्या खास था? वस्तुतः कुछ भी नहीं। वह एक साधारण युवक था जिसे उसके माता पिता ने कुछ दिव्य पत्थरों के लिए एक राक्षसी संप्रदाय को बेच दिया था। नहीं, वास्तव में शुरू से ही उनमें एक खास बात थी। यह भाग्य था। वह शुरू से ही बहुत भाग्यशाली था। कुछ ही समय बाद उसे एक राक्षसी संप्रदाय को बेच दिया गया, और उस राक्षसी संप्रदाय को धर्मी ताकतों ने नष्ट कर दिया। भागते समय ये जियाओ एक जादुई झरने में गिर गया, जिससे उसकी खेती तेजी से बढ़ गई। हालांकि वह झरना राक्षसी था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर एक राक्षसी आभा दिखाई देने लगी। राक्षसी आभा के कारण अनेक विशेषज्ञ उसके पीछे पड़ गए। वे धर्मनिष्ठ होने के नाम पर उसकी जान लेना चाहते थे। हालांकि ये जियाओ इतना भाग्यशाली था कि उसने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया और दिव्य रक्त की एक बूंद प्राप्त की, जिसने न केवल उसके शरीर से राक्षसी आभा को मिटा दिया, बल्कि उसे दिव्य के 8 छिपे हुए द्वार खोलने में भी मदद की। दिव्य रक्त की वह बूंद एक दिव्य संप्रभु के स्तर पर एक शून्य जानवर की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रहस्यवादी दायरे से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उन्होंने एक ऐसे संप्रदाय में प्रवेश किया जिसने उन्हें घर पर होने का एहसास दिलाया। हालांकि दिव्य महिमा ब्लेड प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद वह घर भी नष्ट हो गया। वह फिर से इतना भाग्यशाली था कि जीवित बच गया। वह नफरत से जल रहा था। वह बदला लेना चाहता था। हालांकि वह कमजोर था। एक कमजोर योद्धा विशेषज्ञों के खिलाफ क्या कर सकता था? दिव्य महिमा ब्लेड अभी भी उसके हाथ में था। वे विशेषज्ञ हर कीमत पर सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड चाहते थे। साथ ही वे किसी भी दुश्मन को जाने नहीं देना चाहते थे। एक बीज छोड़ने से कुछ वर्षों बाद एक लंबा पेड़ बन सकता है। उन्हें डर था कि यह जियाओ मजबूत होकर लौट सकता है और उनसे बदला ले सकता है। वे डरे हुए थे क्योंकि ये जियाओ उनकी नजर में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह बहुत ही कम उम्र में अराजकता का दिव्य शासक बनने में सक्षम था। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ये जियाओ की ताकत उसके अविश्वसनीय भाग्य का परिणाम थी। खैर, प्राइमोर्डियल ओरिजिन सागर में प्रवेश करने के बाद ये जियो वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। वहां उन्हें कई अवसर प्राप्त हुए, और उनमें से एक रहस्यमय रक्त रेखा थी जिसे प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन कहा जाता था। ये जियाओं के दिल में एक अनुमान था कि इस वंश का आदिम मूल सागर के साथ गहरा रिश्ता होगा। वैसे भी इस वंशावली ने ये जियाओ को पूरी तरह से बदल दिया। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। कुछ ही वर्षों में वह बंधनों से टूट गया और अराजकता का दिव्य शासक बन गया। और फिर वह जल्द ही दिव्य संप्रभु के शिखर पर पहुंच गया। उसकी विकास दर से उसके शत्रु भयभीत हो गए। अब वे ये जियाओ को पहले से कहीं अधिक मारना चाहते थे। एक बार फिर
ये जियाओ काफी भाग्यशाली था कि वे उस शहर में था जहां उसने भूले हुए युग के एक रहस्यवादी क्षेत्र की उपस्थिति के बारे में खबर सुनी। दरअसल वह शुरू से ही अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे। हालांकि वह खुद को यह विश्वास नहीं दिला सका कि उसकी अविश्वसनीय किस्मत ही वही कारण थी जिसके लिए उसे अराजकता के पेड़ द्वारा चुना गया था। वह असली कारण जानना चाहता था। रानी ने अपना सिर हिलाया, जिससे ये जियो निराश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसा कि अपेक्षित था, उसने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। मैं इसका कारण नहीं जानता कि अराजकता के वृक्ष ने तुम्हें क्यों चुना। मैं यह भी नहीं जानता कि वह तुमसे क्या चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम चुने हुए हो। अराजकता के पेड़ ने आपको अराजकता का कमल दिया क्योंकि आप जल्द ही एक संकट का सामना करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु हो सकती है। आपको भागने और पहले से अधिक मजबूत होकर लौटने के लिए इस कमल की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ट्री ऑफ कैओस द्वारा कही गई बातें गलत नहीं हो सकती। बेहतर होगा कि आप इसी क्षण से तैयारी शुरू कर दें। बोलते बोलते उसने एक गहरी सांस ली। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और दृश्य मुड़ गया। अब ये जियाओ को एक सुनहरा बीज पकड़े हुए देखा जा सकता है। यह बीज अन्य सामान्य बीजों की तरह ही था। उसका रंग एकदम सुनहरा था। यदि कोई बारीकी से देखता है तो वे सुनहरे बीज को कसकर लपेटते हुए कई सुनहरे धागे देख सकता है। यह अज्ञात है कि वे सुनहरे धागे कौन से थे। रानी बोली, इस बीज को उपहार नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बीज ने अराजकता के वृक्ष की तरह तुम्हें ही चुना है। इस बीज के अनुसार तुम इसके अंकुरित होने का माध्यम बनोगे। आप कैसे हैं? ये जियाओ इस समय अन्य चीजों के बारे में अधिक जानना नहीं चाहता था। वह बाद में रानी से इस स्वर्ण बीज के बारे में पूछ सकता था। इस समय ये जियाओ रानी के बारे में सबसे अधिक जानना चाहता था। रानी ने हाथ हिलाया और सारे दृश्य गायब हो गए। उसने ये जियाओ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए पैदा हुई हूँ, मेरे लिए पैदा हुआ है। ये जियाओ पूरी तरह से भ्रमित था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी क्या कहना चाहती है। रानी ने अपना सिर हिलाया और समझाया, अराजकता के पेड़ से अवसर प्राप्त करने के बाद आपने आयामी स्थान छोड़ दिया। हालांकि अराजकता का पेड़ अभी भी आपके भाग्य के कारण आपके बारे में चिंतित था। मैं आपके भाग्य के बारे में नहीं बताऊंगा, बस जान लें कि आपको एक संकट का सामना करना पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मृत्यु हो सकती है। यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आपको तदनुसार अराजकता के कमल का उपयोग करना होगा। मैं अराजकता के पेड़ से एक ही उद्देश्य से पैदा हुआ था। यह तुम्हारे लिए था, तुम्हारी रक्षा के लिए। मेरा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे लिए है। जैसे ही रानी बोली, वह मुस्कुराई। ये जियाओ की आंखों में उसकी मुस्कान अलौकिक थी। यह अलौकिक सौंदर्य था। हफ हफ अचानक ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली। उनका शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। वह अभी भी पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसने जल्दी से अपने शरीर का निरीक्षण किया, लेकिन पाया कि वह अराजकता का दिव्य संप्रभु नहीं बल्कि अराजकता संप्रभु क्षेत्र का योद्धा था। वह अभी भी अराजकता का दिव्य संप्रभु बनने से बहुत दूर था। उसके शरीर के अंदर अनगिनत बदलाव हो रहे थे। उसका ब्रह्मांड पहले ही अराजकता में बदल चुका था। यह एक वास्तविक अराजकता थी। वह अपने शरीर के अंदर हर जगह मजबूत नियमों को प्रवाहित महसूस कर सकता था। ये अराजकता के नियम थे। उसका शरीर शक्ति से भरपूर था। ये जियाओ को यह भी भ्रम था कि यदि वे अराजकता की शक्ति का उपयोग करता है तो वे आसानी से एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा के खिलाफ जा सकता है। हालांकि उसका ब्रह्मांड अराजकता में बदल गया था, लेकिन विकास समाप्त नहीं हुआ था। अंदर अभी भी परिवर्तन हो रहे थे। अराजकता पागलों की तरह फैलती जा रही थी।
अराजकता के भीतर अनगिनत भूमि और स्रोत ब्रह्मांड पैदा हो रहे थे और नष्ट हो रहे थे। जहां तक अराजकता के मूल की बात है, यह अभी भी अराजकता का कमल था। हालांकि यह कमल पहले से बिल्कुल अलग था। यह अराजकता का एक विशाल कमल था। यह इतना विशाल था कि स्वर्गीय राक्षस भी इस कमल के सामने चींटी के समान थे। अराजकता के कमल में अभी भी केवल 108 पंखुड़ियां थीं। हालांकि ये पंखुड़ियां नियमों की शक्ति से अतिभारित थीं। प्रत्येक पंखुड़ी नियमों की एक अलग शक्ति थी। सभी 108 पंखुड़ियां भी रहस्यमयी रूणों से भरी हुई थीं। ये रून ये जियाओं के ब्रह्मांड की अराजकता में तब्दील होने के बाद सामने आए थे। ये जियाओ अराजकता के इस कमल के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकता है। हालांकि इस समय वह बता सकता था कि अराजकता का कमल बहुत अजीब स्थिति में था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई योद्धा आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता हो। इस कमल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस समय वे किस परिवर्तन से गुजर रहा है। ये जियाओ न केवल नियमों की शक्ति को महसूस कर सकता था, बल्कि वे इन सभी नियमों को आसानी से नियंत्रित कर सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अराजकता में बदलाव कर सकता था। हालांकि क्योंकि ये नियम अपूर्ण अराजकता के नियमों से आए थे, इसलिए वे पूर्ण भी नहीं थे। अगर किसी चीज ने ये जियों को सबसे बड़ा आश्चर्य दिया, तो वे इन्फर्नो थंडरबर्ड था। इन्फर्नो थंडरबर्ड ये जियों की मार्शल स्पिरिट हुआ करती थी। बाद में यह उनके ब्रह्मांड का पहला जन्म बन गया। हालांकि अब यह उसकी अराजकता का पहला जन्म था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्फर्नो थंडरबर्ड ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ब्रह्मांड की अराजकता में बदलने के साथ साथ इसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। यह अब पहले से ही एक रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र का जानवर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि जब तक ये जियों की अराजकता अपना परिवर्तन पूरा नहीं कर लेती, इन्फर्नो थंडरबर्ड की ताकत बढ़ती रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें अध्याय 352 थोड़ा आदान प्रदान। ये जियाओ बहुत भ्रमित था। एक पल में वे स्पष्ट रूप से बांस की झोपड़ी के अंदर था, लेकिन अगले ही पल वे सचमुच अराजकता में दिखाई दिया और कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं से गुजरा। क्या वे सचमुच वहां था या सब कुछ महज एक सपना था? लेकिन फिर वे घटनाएं महज एक सपना नहीं हो सकती। जहां तक ये जियाओ सोच सकता था, वे घटनाएं वास्तविक रूप से घटित हुई थीं, और वे अतीत में है। वे घटनाएं सच्ची अराजकता के लिंग शाओलोंग के साथ घटित हुई होंगी, और वे उनका गवाह बना। हर चीज का संबंध उसके ब्रह्मांड के किसी तरह अराजकता में बदलने से होना चाहिए। ये जियाओ को पहले से ही पता था कि लिंग शाओलोंग कोई और नहीं बल्कि वे था। अब जब उसने अपने देखे हुए स्वप्न के बारे में सोचा तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। इस अपूर्ण अराजकता का जन्म अराजकता के कमल से हुआ है। उसके सपने में अराजकता के पेड़ ने उसे लिंग शाओलोंग को अराजकता का एक कमल दिया ताकि वे आने वाले संकट से बच सके, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि अराजकता के कमल ने उसे किसी कारण से कुछ करने के लिए चुना था। क्यों? उसे कोई जानकारी नहीं है। कुछ ऐसा भी था जिसे ये जियाओ समझ नहीं सका। वह है, एक व्यक्ति एक ही स्थान पर दो अलग अलग शरीरों में एक ही चेहरे और अलग अलग ताकतों के साथ कैसे दिखाई दे सकता है। जब ये जियाओ ने शून्य के अंत में लिंग शाओलोंग के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में सोचा, तो वे मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में कई चीजों पर सवाल उठाए। स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही थी। यदि वह वास्तव में लिंग शाओलोंग है, तो लिंग शाओलोंग उसके सामने कैसे आ सकता है?
यदि वह लिंग श्याओलोंग नहीं है तो वह बिल्कुल लिंग श्याओलोंग जैसा क्यों दिखता है? उसने लिंग जियाओलोंग का सपना क्यों देखा? उनका जीवन लिंग जियाओलोंग के साथ इतनी गहराई से क्यों जुड़ा हुआ है? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यदि वे और लिंग जियाओलोंग एक ही व्यक्ति हैं तो इसका मतलब है कि वे एक ही आत्मा साझा करते हैं। एक ही आत्मा दो अलग अलग शरीरों में पूरी तरह से अलग शक्तियों और व्यक्तित्व के साथ कैसे प्रकट हो सकती है? ये जियाओ के वर्तमान में मौजूद कई प्रश्नों में से कुछ थे। ऐसा लगता है कि अगर मुझे जवाब पाना है तो मुझे जल्द से जल्द रानी से मिलना होगा। मैंने पहले ही सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं, अब उन्हें मेरे सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। ये जियाओ लोटस ऑफ कैओ से कई प्रश्न पूछ सकते थे, हालांकि वे फिलहाल ऐसा नहीं कर सके। आखिरकार अराजकता का कमल पहले से ही आत्मज्ञान की स्थिति के समान स्थिति में था। यह एक बहुत ही विशेष परिवर्तन से गुजर रहा है। ये जियाओ हर बात के बीच में इसे बाधित करने और इसे जबरदस्ती जगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, वह है रानी को ढूंढना। शून्य का अंत कहीं विशाल महासागर में एक छोटे से द्वीप पर। हमारा यहाँ काम हो चुका है, आपको अब चले जाना चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं पहले ही उसके साथ फिक्र हो चुका होऊंगा। इस आइलैंड पर दो लोग खड़े नजर आ रहे थे। उनमें से एक रानी थी जबकि दूसरी आश्चर्यजनक रूप से ये जियाओ थी, या सटीक कहें तो लिंग जियाओलोंग। उपरोक्त वाक्य लिंग जियाओलोंग ने रानी से कहा था। रानी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक बेहद खास भाव नजर आ रहा है। लिंग जियाओलोंग उन भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे क्यों हो रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, इसके बजाय मैं उनके साथ एक होने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आऊंगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रानी ने सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। रानी ने मुड़कर लिंग जियाओलोंग की आंखों में देखा। फिर उसने कहा, आप और वे मूल रूप से एक ही व्यक्ति हैं। उसकी कोई यादें नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन यादों के साथ यहाँ खड़े हैं। वह आपकी आत्मा के उस हिस्से का एक बर्तन है जो पुनर्जन्म प्रक्रिया से गुजरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आत्मा का वह हिस्सा कई बदलावों और बदलावों से गुजरा है। अब आपके शरीर के अंदर का हिस्सा अभी भी अधूरा है, हालांकि मुझे डर है कि उसके शरीर के अंदर का हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है। एक बार फिर से कुछ बदलाव होंगे जिनसे हम पूरी तरह से अनजान हैं। आप सभी यादें खो सकते हैं या अन्य क्षति झेल सकते हैं जिसे ठीक करना असंभव है। क्या होगा अगर कोई अगर नहीं है? लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर हिलाया। वह धीरे धीरे रानी के पास आया और उसके गाल को प्यार से छुआ। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं कभी भी यादें नहीं खोऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यह भी जानते हैं कि मैंने उस तकनीक का उपयोग किया था। वह तकनीक निर्दोष है। मेरी आत्मा के 3 हिस्सों की संलयन प्रक्रिया होगी सुचारू रूप से पूरा हुआ। हाँ, यह कुछ अज्ञात परिवर्तन ला सकता है जिनसे हम अनजान हैं, लेकिन किसने कहा कि वे परिवर्तन बुरे होंगे? क्या होगा यदि वे परिवर्तन मेरे लिए महान अवसर लेकर आए? इस बार रानी कुछ नहीं बोली, उसने बस सिर हिला दिया। लिंग जियाओलोंग अचानक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। उसने थोड़ी दूरी बनाई और बोला, हम एक चाल का आदान प्रदान क्यों नहीं करते? क्या हम इसे आजमाना चाहते हैं? रानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, अगर मैं अपनी ताकत का उपयोग करूं तो तुम तुरंत मर जाओगे। वर्तमान तुम मेरे हमले का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। शायद ऐसा नहीं होगा। लिंग जियाओलोंग हंसा। सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। बस अपनी ताकत को मेरे मौजूदा स्तर पर दबाओ।
आप कोशिश क्यों नहीं करते, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। रानी ने सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे चली गई। हर कदम के साथ उसके शरीर की आभा कमजोर होती जा रही थी। यह स्पष्ट था कि रानी उसकी खेती को दबा रही थी, उसे लिंग शियाओलोंग के समान स्तर पर ला रही थी। लिंग जियाओलोंग बस रानी के आक्रमण का इंतजार कर रहा था। लकड़ी की तलवार चलाते समय रानी की आंखें चमक उठीं। यह तलवार उसके द्वारा कहीं से बनाई गई थी। जो है सामने रखो। लिंग जियाओलोंग के शरीर से एक तेज आभा फूट पड़ी और एक तेज रोशनी चमक उठी। प्रकाश उसके हाथ पर एकत्रित होकर ब्लेड जैसा बन गया। झटका बूम। रानी अपनी चाल चलने वाली पहली महिला थी। जैसे ही वह कटी, उसने हवा के गहन सत्य का प्रयोग किया। जहां तक लिंग जियाओलोंग का सवाल है, उसने अपने हमले में हवा के गहन सत्य का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उनके हमले में एक और गहरा सच सामने आया। वह गुरुत्वीय गहन सत्य था। जैसे ही दोनों हमले टकराए, हवा के गहन सत्य ने एक दूसरे को रद्द कर दिया। हालांकि गुरुत्वाकर्षण के गहन सत्य ने ऊर्जा की एक धारा बनाई जिसने वास्तव में रानी को एक पल में प्रतिबंधित कर दिया। वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से संघर्ष करने में असमर्थ थी और बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। वह अपने शरीर पर काफी दबाव महसूस कर रही थी। हालांकि चालों का यह आदान प्रदान सतह पर ज्यादा नहीं दिखता था, लेकिन वास्तव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस आदान प्रदान से उनके पराक्रम के नीचे का द्वीप पहले ही नष्ट हो चुका था। रानी के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। यह कैसे संभव है? रानी हैरान रह गई। चाहे वह कितनी भी गणना करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि अन्य लोगों ने इस आदान प्रदान को देखा होता, तो उन्हें लगता कि लिंग शियाओलोंग ने गुरुत्वाकर्षण गहन सत्य के कारण यह आदान प्रदान जीता। हालांकि यह उतना सरल नहीं था। जिस क्षण लिंग जियाओलोंग ने हमला किया, रानी को कुछ महसूस हुआ। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि वह गुरुत्वाकर्षण गहन सत्य के कारण नहीं बल्कि किसी और चीज के कारण हारी है। बात सिर्फ इतनी है कि वे इस बात की स्पष्ट तस्वीर नहीं बना पाए कि उन्हें किसने हराया है। लिंग जियाओलोंग पहले से ही अपनी सबसे कमजोर और कमजोर स्थिति में था। उसे यह एक्सचेंज आसानी से जीतना चाहिए था। हालांकि लिंग शियाओलोंग के सामने वह अभी भी वध होने की प्रतीक्षा कर रही मेमने की तरह थी। अगर ये जियाओ चाहता तो वे उसे बहुत बड़ा झटका दे सकता था। यह बेकार है। चाहे आप जो कुछ भी हुआ उसका अर्थ निकालने की कितनी भी कोशिश करें। लिंग जियाओलोंग हंसे और संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ कहा। रानी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, मुझे बताओ कि अभी क्या हुआ? मैं कैसे हार गई? मुझे बताओ कि तुमने अभी क्या किया। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। लिंग जियाओलोंग मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हम इंतजार क्यों नहीं करते? आपका क्या मतलब है? रानी संतुष्ट नहीं थी। वह तुरंत जानना चाहती थी कि क्या हुआ। मेरा मतलब है, चलो तब तक इंतजार करें जब तक मैं उसके साथ एक ना हो जाऊं। यदि यादों का कोई नुकसान नहीं हुआ है जैसा कि आपने अनुमान लगाया है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। लिंग जियाओलोंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे। वह मुस्कुरा भर गया था। लगता है रानी को भ्रमित करके उसे बड़ा मजा आ रहा था। रानी ने बच्चों की तरह अपना गाल फुलाया। वह वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बात सुनो, मेरी प्रतीक्षा करो। लिंग जियाओलोंग ने फिर से बात की। हालांकि इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता भरी हुई थी। रानी यह भी समझ गई कि लिंग जियाओलोंग उसे जवाब नहीं देगा क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और लिंग शियाओलोंग के सुझाव को स्वीकार कर लिया। फिर अब तुम क्या करना चाहते हो? रानी ने गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा। इस समय लिंग जियाओलोंग गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि उसे हमारे पास आने में अभी भी कुछ साल बाकी हैं। चूंकि यह मामला है, आइए उसके और इस अराजकता के लिए एक छोटे से संकट का समाधान करें। आइए उस बल की ओर चलें जिसे आपने यहाँ आने पर स्थापित किया था। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप के वर्तमान नेता से पूछना चाहता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 353 अध्याय 353 महान सम्राट के हृदय का रक्त। फिर अब तुम क्या करना चाहते हो? रानी ने पूछा। लिंग जियाओलोंग ने कहा, आइए उस बल की ओर चलें जिसे आपने पहली बार इस अराजकता में प्रवेश करते समय स्थापित किया था। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप के वर्तमान नेता से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, रानी उत्सुक लग रही थी। वह पलटी और उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियाओलोंग और सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप के वर्तमान नेता की मुलाकात हो। कोई खास वजह लगती है? आपने सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप की स्थापना का कारण यह है कि जब वह शून्य के अंत में आएगा तो उसके विकास का समर्थन करना होगा। हालांकि वर्तमान सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप पहले ही मूल इरादे से भटक चुका है। वे अब एक वास्तविक समुद्री डाकू समूह बन गए हैं। लिंग जियाओलोंग एक पल के लिए रुके। आगे बढ़ने से पहले चिंता मत करो, मैं वर्तमान नेता की तलाश करूंगा और कुछ प्रश्न पूछूंगा। बस इतना ही, मैं कुछ भी अनावश्यक नहीं करूंगा। यह सुनकर रानी चुप हो गई। तुम सच में कुछ नहीं करोगी? रानी ने फिर पूछा। यह स्पष्ट था कि वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियाओलोंग समुद्री डाकू समूह से मिले। अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं उन्हें पहले ही नष्ट कर चुका होता। हालांकि आपके पास अब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का कोई कारण होना चाहिए। चिंता मत करो, भले ही मैं इस समुद्री डाकू समूह के खिलाफ कार्यवाही करूं, मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। मैं वर्तमान नेता के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या किसी और को नहीं मारूंगा। लिंग जियाओलोंग ने अपनी स्थिति बताई। रानी कुछ देर तक शांत रही और अंत में सिर हिलाया। गर्जन इसी समय एक आकृति अचानक दूर से उड़कर आई। यह एक विशालकाय कछुआ था। यह स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ था। चल लिंग जियाओलोंग ने बात की और रानी के साथ इस कछुए की पीठ पर दिखाई दिए। उनके वर्तमान स्थान और सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप के बीच अभी भी थोड़ी दूरी थी। हालांकि हेवनली सील डिवाइन कछुए की गति के साथ वे 15 मिनट से भी कम समय में सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप तक पहुंच गए। हालांकि जब वे इस समुद्री डाकू समूह के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल सी समुद्री डाकू समूह का नेता वहां नहीं था। रानी ने आसपास पूछा और पता चला कि 3 समुद्री डाकू समूहों के नेता एकत्र हुए थे। इस विशाल महासागर में वास्तव में कई समुद्री डाकू समूह थे, हालांकि केवल 3 ही सबसे बड़े थे। सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप 3 सबसे बड़े समुद्री डाकू समूहों में से एक था। रानी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तीनों नेता एक साथ एकत्र हुए थे। सभा का स्थान 3 समूहों के क्षेत्रों के बीच की सीमा पर था। पर्पल स्टार महासागर इस भूमि को 3 भागों में विभाजित करता है। महासागर के इन 3 बड़े क्षेत्रों पर 3 सबसे बड़े समुद्री डाकू समूहों का शासन है। भूमि के लिए कई अन्य बड़ी ताकतें हैं, हालांकि वे इसके साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। समुद्री डाकू समूह इसलिए उन्होंने समुद्री डाकू के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि 3 समुद्री डाकू समूह पर्पल स्टार महासागर के 3 क्षेत्रों पर शासन करते हैं। उनके नेता कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए 10 साल तक मिलते हैं, रानी ने समझाया। क्या ऐसा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिंग जियाओलोंग ने अपनी आंखें मूंद लीं और सिर हिलाया। कुछ सेकेंड के बाद
उसने स्वर्गीय समुद्री दिव्य कछुए को फिर से चलने के लिए दौड़ाया। मुझे पता है कि आपने ये जियाओ के विकास में मदद करने के लिए सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप की स्थापना की थी। हालांकि ये जियो पहले ही हमारी अटकलों से आगे बढ़ चुका है। उसे अब उन संसाधनों की जरूरत नहीं है जिन्हें इकट्ठा करने के लिए इन समुद्री डाकुओं ने वर्षों से लूटा है। जब आपने समुद्री डाकू समूह की स्थापना की तो आपने स्पष्ट रूप से कोई भी बुराई न करने या निर्दोष लोगों को न मारने के शब्द छोड़े थे। हालांकि वर्षों में वे अपनी नैतिकता भूल गए और समुद्री लुटेरों का एक वास्तविक समूह बन गए। उन्होंने सिर्फ लालच को पूरा करने के लिए हत्या करना और लूटना शुरू कर दिया, और उनके दिलों में भूख है। दरअसल अब उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं सेलेस्टियल सी पायरेट ग्रुप को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पास उनके लिए एक और उद्देश्य बचा है। हालांकि मैं निश्चित रूप से अन्य 2 समुद्री डाकू समूहों को नष्ट कर दूंगा। कछुए की पीठ पर लिंग जियाओलोंग ने गंभीरता से बात की। इस बार रानी ने चुपचाप सिर हिलाया और मना नहीं किया। लिंग जियाओलोंग ने फिर से कहा, इस बार मेरे निशाने पर युद्ध सम्राट समुद्री डाकू समूह और समुद्री दानव समुद्री डाकू समूह होंगे। अराजकता के अंत में एक अलग भूमि पर, डायमंड बॉर्डर सिटी, एक निश्चित विला के अंदर, कुछ दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा एकत्र हुए थे। ये योद्धा वास्तव में कई युगों से चली आ रही अपूर्ण अराजकता के राजा थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ चर्चा कर रहे हों। हालांकि यहाँ हर कोई दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन नेता जुआन ये नामक व्यक्ति प्रतीत होता था। क्या चल रहा है? जुआन ये ने गहरी आवाज में पूछा। पहले जब 3 राजा महलों ने महान सम्राट के खंडहर के 3 मानचित्रों को मिलाया तो वे यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे कि खंडहर का स्थान स्वर्गीय राक्षसों के गढ़ के बहुत करीब है। यह स्थान महान बंजर भूमि के अंदर भी स्थित है। 3 राजा महल हम पहले ही सहमत हो चुके हैं और महान सम्राट की लाश की एक साथ खोज करने का निर्णय ले चुके हैं। अराजकता के एक अन्य राजा लैन यू ने बात की, और तब जुआन ये ने भौहें चढ़ा दी। फिर उस स्थान की खोज करते समय एक दुर्घटना हुई। महान सम्राट की लाश को एक रहस्यमय योद्धा ने जब्त कर लिया था। जब राजा सीटू ने इसके बारे में सुना तो वे तुरंत उस रहस्यमय योद्धा का पीछा करने गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस बार बोलने वाले का नाम यांग हुआ था। रहस्यमय योद्धा जुआन ये की भौहें सिकुड़ गईं। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर कहा, क्या यह रहस्यमय योद्धा राक्षस जाति का कोई हो सकता है? आखिरकार महान सम्राट का खंडहर स्वर्गीय राक्षसों के गढ़ के पास स्थित था। अराजकता के एक अन्य राजा योंगहाओ ने आप भरते हुए कहा, मैं उस समय वहां था। वह रहस्यमय योद्धा बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि उसने दिव्य जागृति क्षेत्र के प्रथम स्तर की सीमा को तोड़ दिया है। जैसे ही उसने यह कहा, जुआन ये चौंक गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और बोला, सीमा टूट गई। आपको पता होना चाहिए कि यह क्या दर्शाता है। कोई भी कभी भी दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले स्तर की सीमा को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। यह अराजकता की सीमा है। अराजकता बस किसी को भी सीमा तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है मुझे नहीं पता। योंगहाओ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, और यह सिर्फ मेरा अनुमान है कि वह रहस्यमय योद्धा हद पार कर गया था। मैंने सीमा पार तोड़ दिया शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि उस समय उसने जो ताकत दिखाई थी वह बेहद भयावह थी। एक और महत्वपूर्ण बात भी है, जैसा कि उन्होंने कहा। उन्होंने अराजकता के अन्य राजाओं की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि स्वर्गीय राक्षसों के पास महान सम्राट के हृदय सार की एक बूंद थी। आह!
हम बहुत लापरवाह थे। महान सम्राट के हृदय सार की एक बूंद जुआन ये ने भौहें चढ़ा दी। इस बार लैन यू ने उत्सुकता से कहा, यहाँ हर कोई जानता है कि महान सम्राट क्या दर्शाता है। महान सम्राट उन अलौकिक राक्षसों में से एक था जो हमारी अराजकता पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। कोई नहीं जानता कि हमारी अराजकता में महान सम्राट का खंडहर कैसे दिखाई दिया। हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि ये अलौकिक राक्षस शुरुआत में ही हमारी अराजकता में आ गए होंगे। शायद हमारी अराजकता उस समय पर्याप्त परिपक्व नहीं थी, इसलिए वे कई युगों के बाद फिर से आने के इरादे से चले गए। हालांकि महान सम्राट ने रुकने का फैसला किया। किसी कारण से, पीछे कारण जो भी हो, वह मर गया। उसका हृदय सार चमत्कारी दिव्य ऊर्जा से भरा है। यदि परिष्कृत और अवशोषित किया जाए तो अराजकता की सीमा को तोड़ना असंभव नहीं है। मुझे नहीं पता कि उस रहस्यमय योद्धा ने वास्तव में सीमा तोड़ दी थी या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वे स्वर्गीय राक्षस निश्चित रूप से महान सम्राट के हृदय सार की उस बूंद की मदद से इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो हम एक बड़े संकट का सामना कर रहे होंगे, और वे संकट उन अलौकिक राक्षसों से नहीं बल्कि स्वर्गीय राक्षसों से होगा जो सब कुछ नष्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। जुआन ये सचमुच सदमे में था, हालांकि उसने अपना संयम नहीं खोया, जैसा कि एक नेता से अपेक्षा की जाती है। थोड़ी देर बाद जुआन ये ने कहा, अब मुझे पता चला कि जब आपने रहस्यमय योद्धा का उल्लेख किया था तो आप सभी का क्या मतलब था। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। शून्य के अंत की वर्तमान स्थिति वास्तव में पहले से भी बदतर थी। गहरी सांस लेते हुए जुआन ये ने कहा, क्या आप में से किसी ने जांच की है कि वे रहस्यमय योद्धा दानव जाति का था या नहीं? यदि वह नहीं है तो हमें उसे अपने पक्ष में लाना होगा। हम नहीं जानते कि वास्तव में वे रहस्यमय योद्धा कौन है। राजा सीटू कुछ समय से जांच करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिली है। यांग हुआ ने जोड़ा, तो मैं भी जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उस रहस्यमय योद्धा की जांच करूंगा। हमें पहले राजा सीटू की तलाश करनी होगी, क्योंकि उसके पास हमारे लिए महत्वपूर्ण समाचार हो सकते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लैन यू थोड़ी देर के लिए झिझकी और अपना हाथ उठाया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा, दरअसल एक और अफवाह है। ऐसा लगता है कि उस रहस्यमय विशेषज्ञ को एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ एक विशाल कछुए की सवारी करते देखा गया था। जिस स्थान पर उसे देखा गया था वह पर्पल स्टार की भूमि की दिशा थी। यह का एक टुकड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने दुर्घटनावश समाचार सुना। मुझे नहीं पता कि वे अभी भी उस देश में हैं या नहीं। इस बार कोई नहीं बोला, सब चुप रहे। थोड़ी देर के बाद जुआन ये खड़ा हुआ और जाने की पहल की। गायब होने से पहले उसकी आवाज आई, मैं जाऊंगा और राजा सीटू की तलाश करूंगा। आप में से एक को पर्पल स्टार की भूमि पर जाना चाहिए और उस रहस्यमय विशेषज्ञ और सुंदर महिला की जांच करनी चाहिए। ओह, आपको विशाल के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। कछुआ भी को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 154 अध्याय 354 युतियान को निगलना अध्याय 354 अध्याय 354 युतियान को निगलना। ये जियाओ के शरीर के अंदर परिवर्तन पूरा हो चुका था। ये जियाओ का ब्रह्मांड पहले ही अराजकता में बदल चुका था। कैओस के परिवर्तन के साथ साथ ये जियाओ के शरीर पर कई बदलाव दिखाई दिए। इन परिवर्तनों में लोटस ऑफ कैओस, इनफर्नो थंडरबर्ड, यूनिवर्सेंस फ्लेम और रहस्यमय रक्तरेखा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। अराजकता का कमल अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गया था। इनफर्नो थंडरबर्ड के पास अब ये जेओ के सम्मान, कैओस के दिव्य संप्रभु की खेती थी।
यूनिवर्स एसेंस फ्लेम पहले ही कैओस एसेंस फ्लेम में तब्दील हो चुकी थी, जो प्रकृति में कई गुना मजबूत और संक्षारक हो गई थी। जहां तक रहस्यमय रक्त रेखा की बात है, सबसे पहले यह बहुत अलग थी, इस हद तक कि ये जियाओ इस रक्त रेखा को महसूस भी नहीं कर सका। हालांकि ये जियो इस रक्त रेखा के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। बात सिर्फ इतनी है कि इस वंशावली को नियंत्रित करना असंभव था। वह अभी भी इस रक्त रेखा को स्वयं नियंत्रित या सक्रिय नहीं कर सका। जहां तक ये जियाओ अनुमान लगा सकता था, उसे अंदाजा था कि यह वंशावली क्या है। यदि वह वास्तव में लिंग शाओलोंग है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह रहस्यमय रक्त रेखा प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन है। रक्त रेखा लिंग शाओलोंग ने अपने सपने में अराजकता के पेड़ से प्राप्त की थी। अभी के लिए ये जियाओ केवल इस वंश के अस्तित्व को महसूस कर सकता था, बस इतना ही। अपने ब्रह्मांड के परिवर्तन और विकास के बाद, हालांकि ये जियो ने आकाशीय ग्रहों का कोई छिपा हुआ द्वार नहीं खोला, लेकिन वे अराजकता संप्रभु क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया। आइए पहले उस व्यक्ति से मिले। ये जियाओ ने किसी के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया। उसने यूतियान के बारे में सोचा, जिसने उसे प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड्स मिस्ट्रीज नामक एक साधना तकनीक दी थी और उसके टूटे हुए कैओस डिवाइनसी की मरम्मत की थी। बिना वापसी की निषिद्ध भूमि, नो रिटर्न की निषिद्ध भूमि अत्यंत विशाल और खतरों से भरी है। यहाँ के खतरों के कारण किसी को भी इस भूमि पर आने की अनुमति नहीं है, इसलिए यह निषिद्ध भूमि बन गई। ऐसा कहा जाता है कि अराजकता के पहले राजा का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। उस समय यह भूमि जीवन शक्ति और जीवन से समृद्ध थी। हालांकि कुछ हजार साल बाद कुछ हुआ। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन हर एक जीवन नष्ट हो गया। यह भूमि एक ही रात में बंजर और निर्जीव भूमि बन गई। इस भूमि में एक असाधारण अद्वितीय स्थान था। यह एक विशाल और असीमित रेगिस्तान था। यह रेगिस्तान किसी भी सामान्य रेगिस्तान जैसा ही था, लेकिन इसके ऊपर का आसमान अलग था। आकाश बिल्कुल अंधकारमय था, कोई रोशनी नहीं थी। आश्चर्य की बात है, भले ही आकाश में प्रकाश की कमी थी, रेगिस्तान मैग्मा की नदी की तरह झुलसा देने वाला था। यह अत्यधिक गर्म था, मानो यह आसानी से लोगों को भस्म कर सकता हो। इसके साथ ही सूरज रहित आकाश ने पूरे रेगिस्तान को एक भयानक रोशनी से रोशन कर दिया। इस रेगिस्तान के एक विशिष्ट क्षेत्र में 6 रेत के खंभे खड़े थे, जो एक अंगूठी बनाते थे। इन 6 स्तंभों के बीच की खाली जगह में एक पत्थर का मंच है, जो अज्ञात पात्रों और अनोखी रेखाओं की नक्काशी से सुसज्जित है, जो नीली चमक बिखेरता है। इस चबूतरे के नीचे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक विशाल भूमिगत गुफा थी। यह भूमिगत गुफा इतनी बड़ी थी कि कम समय में इसकी खोज करना असंभव होगा। आश्चर्यजनक रूप से पूरी गुफा भी उन्हीं पात्रों और रेखाओं से सजी हुई थी जो मंच की सतह पर उकेरी गई थीं। ये अक्षर और पंक्तियां वास्तव में अराजकता के प्रथम राजा द्वारा अपने ही शिष्य को दबाने के लिए खुदवाए गए दिव्य शिलालेख थे। यह गुफा अनगिनत कांटे जैसे मार्गों से भरी हुई थी, जो अनगिनत उपस्थानों की ओर ले जाती थी। इस विशाल गुफा के अंदर एक विशेष कक्ष में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आत्मा बंधी हुई थी। इन जंजीरों पर रन भी झिलमिला रहे थे। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि यूतियान था। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में है। शायद यही कारण है कि प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज देने के बाद भी वह ये जियाओ पर लंबे समय तक नजर रखने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह थक गया था और गहरी नींद में सो गया। यूतियान से ज्यादा दूर नहीं, ये जियाओ अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर खड़ा था। वह यूतियान को देख रहा था और कुछ सोच रहा था।
यह यूतियान ही था जिसने ये जियो प्राइमोर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज दी और उसे उसके कैओस डिवाइनसी की मरम्मत में मदद की। उस समय ये जियाओ वास्तव में आभारी था। प्राइमोर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज में कुल 108 ग्रैंड मिस्ट्रीज थीं। प्रत्येक भव्य रहस्य अराजकता के एक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। संक्षेप में 108 भव्य रहस्य अराजकता के 108 नियमों के पूरक हैं। बाद में ये जियाओं को पता चला कि यूतियान ने अराजकता के सभी 108 नियमों को समझ लिया था और फिर प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज बनाई थी। प्रत्येक भव्य रहस्य यूतियान की समझ पर आधारित है। अराजकता के पहले राजा की तरह जो नौक्रांति अराजकता शास्त्र के माध्यम से पुनर्जन्म लेना चाहता है, यूतियान प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज के माध्यम से पुनर्जन्म लेना चाहता है। यदि कोई योद्धा ग्रैंड मिस्ट्री की हर समझ के साथ प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज की खेती करता है, तो वे योद्धा यूतियान के लिए उसकी आत्मा को बदलने और उनके शरीर को चुराने के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। ये जियाओ ने तब तक लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया था, इसलिए उसने कभी इस तकनीक का अभ्यास नहीं किया। ये जियाओं को प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज विकसित करने के लिए देकर यूतियान का लक्ष्य उसके शरीर को छीनना और उसकी जगह लेना था। ऐसा करने से वह ये जियाओं के रूप में पुनर्जन्म ले सकता है और ये जियों का जीवन जी सकता है। उनके इरादे कभी भी नेक नहीं थे। यह यूतियान द्वारा येओ जियो से बदला लेने के लिए बनाई गई एक द्वेष भावना है। ये जियाओ हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ थे। खाजाओ यूतियान एक आत्मा थी और यह पहली बार था जब ये जियाओ किसी आत्मा को निगलने का प्रयास कर रहा था। यूतियान, जो एक क्षण पहले भी कई रूनिक जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक पल में गायब हो गया। यहाँ तक कि रूनिक जंजीरें भी नष्ट हो गईं। सब कुछ एक विशाल अंधेरे भंवर से घिरा हुआ था जो अचानक छत पर प्रकट हुआ और एक अप्रतिरोध्य शक्ति के साथ सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। क्या ये जियाओ का शुरू से ही यूतियान को मारने का इरादा था? नहीं, उसने नहीं। वह केवल यूतियान को सबक सिखाकर हिस्सा बराबर करना चाहता था। हालांकि इस स्थान पर आते ही उनके इरादे बदल गए। वह यह जानना चाहता था कि यदि वह किसी आत्मा को निगल ले तो क्या होगा। चूंकि यूतियान ने पहले ही उसे मारने और उसकी जगह लेने की कोशिश की थी, इसलिए यूतियान को खा जाने से उसकी अंतरात्मा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस क्षण उसने यूतियान को निगलना समाप्त किया, एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति बाहर निकली जो मूल सागर में प्रवेश करने से पहले उसके शरीर से होकर गुजरी। हालांकि यह दुर्जेय आत्मिक शक्ति जो एक क्षण में असाधारण थी, उद्गम सागर में प्रवेश करते ही अत्यंत क्षीण हो गई और फिर शीघ्र ही लुप्त हो गई। उसी समय ये जियाओं के दिमाग में यादों का ढेर उभर आया। ये यादें यूतियान की थीं। चूंकि ये जियाओं ने पहले ही यूतियान को निगल लिया था, ये यादें अब उसकी थीं। बस बहुत सारी यादें थीं। हालांकि यादों के इन टुकड़ों के प्रकट होने से कोई दर्द नहीं हुआ। ये जियाओ अराजकता के पहले राजा के बारे में और अधिक जानने का इरादा रखते हुए यूतियान की यादों से गुजरना शुरू कर दिया। विशाल अराजकता वाले देश में कहीं पर्पल मिस्ट माउंटेन नामक एक विशाल पर्वत था। करीब 16 साल का एक युवक अपनी पीठ पर भारी ब्लेड लादे नजर आया। वह तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। ऐसा लगता है कि वह किसी चीज या किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा था। हाँ, उड़ते हुए युवक ने अपना ब्लेड उठाया और स्थिर खड़ा रहा। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया, उसकी कमर से एक राजसी शक्ति निकली। बम उसके हाथ में जो ब्लेड था वह छूट गया और हवा में कट गया। एक ब्लेड आंख दिखाई दिया जो दर्जनों मीटर तक चला गया और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। युवक का निशाना 2 जानवर थे। जानवरों में से एक हड़बड़ी में भाग निकला।
यह एक चौंका देने वाले धनुष की तरह था। वह तेजी से खड़ी चट्टान की ओर भागा। युवक की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दांत आपस में भींच गए। उसका ठंडा चेहरा क्रोधित हो गया और वह अपना पीछा जारी रखने के लिए चट्टान से कूदने ही वाला था कि तभी दो बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया। पिताजी, मुझे जाने दो। युवक ने सिर उठाकर अपने हटे कटे पिता की ओर देखा। उनके पिता शुयाई की भौहें घनी और बड़ी आंखें थीं और चेहरा हवा और ठंड से भरा हुआ था। वह शु परिवार के वर्तमान नेता थे। तियान, तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। शियाई अपने बेटे को देखकर मुस्कुराए और बोले। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। झटके से उसकी उंगली से एक पत्थर उड़ गया। पत्थर तेजी से 100 मीटर दूर उड़ गया और पेंग की आवाज के साथ एक जानवर के सिर में जा घुसा, जो शिकार करने के इरादे से चुपचाप उन दोनों की ओर आ रहा था। वह जानवर कितना भी चालाक क्यों ना हो, शुयाई के सामने वे कुछ भी नहीं था। तियान, चलो। आज कोई विशेष व्यक्ति हमारे शहर में आ रहा है। यदि तुम्हें उसके द्वारा भर्ती किया जा सकता है और उसके संप्रदाय में प्रवेश किया जा सकता है, तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तुम हमारे शु परिवार को इस अंधेरे शहर से बाहर भी ला सकते हो। शुयाई ने शु तियान के सिर को प्यार से छूते हुए कहा। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 355 यू मेंगा फूये जियाओ ने शी तियान नामक युवक को थंडर टेम्पल नामक सेना में प्रवेश करते देखा। ऐसा कहा गया था कि थंडर टेम्पल दाओ रूलिंग संप्रदाय नामक एक शक्तिशाली संप्रदाय से संबद्ध बल था। मुख्य सदस्यों में से एक बनने से पहले वे दर्जनों वर्षों तक थंडर टेम्पल में रहे। वह यूतियान की यादों से गुजरता रहा। कई लोग जमा थे और ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई हो रही हो। चूंकि आप सभी मौत को दावत दे रहे हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बिंग जियाओ नामक एक व्यक्ति चिल्लाया और नंगे हाथ आगे बढ़ गया। उसकी बहन बिंग यून ने तलवार निकाली और उसके पीछे पीछे चलने लगी। जहां तक शु तियान की बात है, वह भी वहां संघर्ष कर रहा था। हालांकि उनकी खेती बिंग जियो और अन्य लोगों की तुलना में कम थी। वह चुपचाप एक ओर हो गया ताकि उन्हें लगे कि वे भागने की कोशिश कर रहा है। यह लड़ाई कुछ हत्यारों के खिलाफ लड़ी गई थी। इन हत्यारों ने शी तियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिंग जियो और बिंग यूं के साथ आमने सामने लड़ाई की। शानदार आंख का झटका ड्रैगन क्लॉ शूटिंग। इस समय शु तियान ने अचानक अपनी चाल चली। कई गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुए और उस लंबे बालों वाले व्यक्ति की ओर झपटे जो बिंग यून से लड़ रहा था। क्या लंबे बालों वाला आदमी अपना सिर घुमाते ही चौंक गया। उसने तुरंत पाया कि कई गोल्डन ड्रैगन उस पर हमला कर रहे हैं। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसने शु तियान को कम आंका था। बच्चे, तुम रास्ते में हो, मर जाओ। लंबे बालों वाले आदमी ने अपनी लंबी तलवार को जोर से मारा और काली रोशनी की एक लकीर गोल्डन ड्रैगन के माध्यम से तेज आवाज के साथ हवा में छेद कर सीधे शु तियान की ओर जा रही थी। ध्यान से बिंग यून उत्सुकता से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शु तियान के कंधे में एक बार फिर छेद हो गया, लेकिन अगले ही पल यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया। तुम्हारी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए मर जाओ। शु तियान अभी एक हमले से बचने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने एक और हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दिव्य ड्रैगन पूंछ। एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की पूंछ लंबे बालों वाले आदमी पर जमकर बरसी। लंबे बालों वाले व्यक्ति का चेहरा उदास था। उसने हमले से बचने के लिए अपनी पवित्र कला का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले ही पल उसने बिंग यूं को थंडर हेलबर्ड को संघनित करते देखा।
यह तो बुरा हुआ। जैसे ही वह जल्दी से पीछे हटा, लंबे बालों वाले आदमी का चेहरा बदल गया। इस थंडर हेलबर्ड की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे वह झेल सके। हालांकि बिंगयून ने अपने हाथ में मौजूद थंडर हेलबर्ड को बाहर नहीं फेंका, बल्कि उसे बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया। टीएसएस थंडर हेलबर्ड तैरते सांप की तरह लंबे बालों वाले आदमी की ओर झपटा। लंबे बालों वाला आदमी समय रहते चकमा नहीं दे सका और उसके दाहिने पैर में चोट लग गई, जिससे वह जले हुए मांस के ढेर में बदल गया। उसका दाहिना पैर अपाहिज हो गया था। मरना शूतियान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से एक शक्तिशाली चाल चली। ड्रैगन का क्रोध 8 गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुए और जोर से दहाड़ते हुए लंबे बालों वाले आदमी पर टूट पड़े। गर्जन 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 लंबे बालों वाले व्यक्ति को घेर लिया गया और 8 गोल्डन ड्रैगन ने तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह ऐसे ही मर गया। अच्छा नहीं। चलो दूसरी तरफ, जब बिंग जियाओ से लड़ रहे एक कमजोर दिखने वाले व्यक्ति सहित अन्य हत्यारों ने यह देखा, तो वे तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अब दौड़ने में बहुत देर हो गई है। बिंग जियाओ ने एक शक्तिशाली हमला सक्रिय किया, उसी तरह अपनी बहन की तरह थंडर हेलबर्ड को संघनित किया और बेरहमी से उसे पतले आदमी की पीठ पर घुमाया। झटका थंडर हेलबर्ड ने आकाश को चीर दिया। दुबले पतले आदमी ने अपना सिर घुमाया और तेजी से थंडर हेलबर्ड से बच गया। हालांकि जब थंडर हेलबर्ड उस पतले आदमी के शरीर के पास से गुजरा, वज्र विस्फोट। इसके बाद बिंग जियाओ ने एक सील बनाई और अगले ही पल थंडर हेलबर्ड अचानक फट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनगिनत बिजलियां चमकी। तेज धमाके के साथ बिजली ने दुबले पतले आदमी को जली हुई लाश में बदल दिया। दूर स्थित शूतियान ने जब यह देखा तो वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। कितना शक्तिशाली, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और ऐसी शक्ति प्राप्त करने की आशा भी कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि वे अभी भी इस तरह की ताकत हासिल करने से बहुत दूर है। तो थंडर हेलबर्ड का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है। दूसरी ओर बिंगयून ने गुप्त रूप से अपने भाई द्वारा इस्तेमाल किए गए कदम को नोट कर लिया। जाहिर है यह पहली बार था जब उसने थंडर हेलबर्ड को इस तरह इस्तेमाल होते देखा था। अब जबकि दो शक्तिशाली हत्यारे पहले ही मारे जा चुके थे, शूतियान की आकृति चमक उठी और वह हत्यारों में से एक के ठीक पीछे दिखाई दिया। वह क्या था? टेलीपोर्टेशन। बिंग जियाओ ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया। बिंग यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अंतरिक्ष का नियम था। उसने बस उस चट्टान से अपना स्थान बदल लिया जो उस हत्यारे के ठीक पीछे था। बिंग जियाओ को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वे समझ गया और बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अंतरिक्ष के नियम को समझ पाएगा। ऐसा लगता है कि हम सभी ने उसे कम आंका है। वास्तव में बिंगियान ने बुदबुदाते हुए रुचि की अभिव्यक्ति दिखाई। शूतिया ने तीसरे हत्यारे को खत्म कर दिया, जबकि आखिरी हत्यारा सफलतापूर्वक भाग गया। भाई बहन बिंग जियो और बिंग यून तेजी से आगे बढ़े और उन हत्यारों से स्थानिक अंगूठी छीन ली जिन्हें उन्होंने मार डाला था। भाई, ये देखो। बिंग यून ने स्पैटियल रिंग से 2 पन्ने निकाले। ये स्पैटियल रिंग में हत्यारों के मिशन पृष्ठ थे। ऐसा लगता है कि इन हत्यारों ने अपना मकसद पूरा करने के लिए उन पर हमला किया। थंडर टेम्पल के मुख्य शिष्यों, बिंग जियो भाई बहनों को पकड़ें और उन्हें जीवित करना सुनिश्चित करें। जो मिशन पूरा करेगा उसे 2 एसेंस पर्ल्स से पुरस्कृत किया जाएगा। बिंग जियाओ ने 2 पन्नों में दर्ज जानकारी को पढ़कर सुनाया तो उसका शरीर भी बुरी तरह कांप उठा। 2 सार मोती, यह कितनी बड़ी बात थी। सार मोती बहुत दुर्लभ होते हैं। केवल एक एसेंस पर्ल की उपस्थिति योद्धाओं को पागल कर सकती है। ऐसे 2 मोतियों के इनाम की बात तो दूर की बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन हत्यारों ने उन पर पागलपन से हमला किया। कौन हमें पकड़ना चाहता है? बिंग यून ने पूछा।
वह पूरी तरह से हैरान थी। इतनी ऊंची कीमत के साथ मुझे डर है कि ओरिजिन फ्यूजन रियम योद्धा भी हमें मारने के लिए प्रलोभित होंगे। हमें जल्दी लौटना होगा और पिता से किसी को जांच के लिए भेजना होगा, बिंग जियाओ ने उदास चेहरे के साथ कहा। वे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किस तरह के व्यक्ति को नाराज किया है। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात इन हत्यारों से बचना और थंडर टेम्पल में लौटना था। शू तियान ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि मिशन देने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे बिंग जियो नाराज हो या भाई बहन के पिता का दुश्मन हो। क्योंकि बिंग जियो और बिंग यून के मिशनों के लिए पुरस्कार बहुत अधिक थे, वे ओरिजिन फ्यूजन दायरे के योद्धाओं को आकर्षित कर सकते थे। हत्यारों से प्राप्त पुरस्कारों को वितरित करने के बाद शू तियान और अन्य दो जल्दी से अपने रास्ते पर चले गए। अब उनमें जमीन पर बेतहाशा दौड़ने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि वे आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगे। इस तरह वे कई हत्यारों से बच सका। हालांकि वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि किसी को उनमें पहले से ही दिलचस्पी हो गई है। इससे पहले कि वे बहुत दूर जा पाते, भारी दबाव ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी गतिविधियों पर रोक लग गई। क्या हो रहा है, उन तीनों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी समय उन तीनों के सामने हरे लिबास में एक आदमी चमकता हुआ दिखाई दिया। इस आदमी का चेहरा दबंग और शक्तिशाली आभा वाला था। इस तरह की आभा, मुझे डर है कि पिता भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर वह कौन है? दोनों भाई बहन एक ही समय में बुदबुदाए। उन्होंने आश्चर्य से नए प्रकट व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने उन तीनों की ओर सौम्य मुस्कान के साथ देखा और बोला, मैं अपना परिचय देकर शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम यू मेंग फू है और मैं दाओ शासक संप्रदाय का नेता हूँ। दाओ शासक संप्रदाय, यू मेंग फू। वे तीनों इससे अधिक आश्चर्यचकित नहीं हो सके। सबसे ज्यादा हैरान बिंग जियाओ था, क्योंकि वह यू मेंग फू से जुड़ी लगभग हर कहानी जानता था। वरिष्ठ उसने जल्दी से यू मेंग फू का अभिवादन किया और थोड़ा झुक गया। उसकी हरकत देखकर बिंग यान और सेतियान भी उसके पीछे चले गए और वैसा ही किया। यू मेंग फू ने शांति से अपना सिर हिलाया और बोला, मैं सीधे अपनी बात पर आता हूँ। चूंकि आप दोनों ने थंडर हेलबर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि आप दोनों को थंडर टेम्पल के मुख्य सदस्य होने चाहिए। हाँ वरिष्ठ, आप सही कह रहे हैं, बिंग जियाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। यू मेंग फू ने फिर शी तियान की ओर देखा। शू तियान चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, सीनियर, मैं अभी थंडर टेम्पल का मुख्य सदस्य बन गया हूँ, इसलिए मुझे यह कौशल सीखना बाकी है। यू मेंग फू ने सिर हिलाया और फिर कहा, मैंने आपकी पिछली लड़ाई देखी है। सच कहूं तो आप तीनों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। मैं यहाँ यह पूछने के लिए आया हूँ कि क्या आप तीनों मेरे दाओ शासक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं? कैसा रहेगा? वे तीनों कांप उठे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत सहमत हो गए। वे जानते थे कि यह एक अवसर है और वे इस अवसर को नहीं खो सकते। उन तीनों को सहमत होते देख यू मेंग फू ने शी तियान की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वरिष्ठ, मेरा नाम शी तियान है। शी तियान। यू मेंग फू ने सिर हिलाया और फिर कहा, क्या आप मेरे शिष्य बनना चाहेंगे? यदि आप स्वीकार करते हैं तो आप मेरे पहले शिष्य होंगे और दाओ शासक संप्रदाय के भविष्य के नेता होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।